हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लीगल माइंड मैप। तो आज हम कवर करेंगे लेबर लॉ का टॉपिक, जो कि है डेफिनेशन ऑफ ट्रेड यूनियन एंड ट्रेड डिस्प्यूट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में ट्रेड यूनियन की डेफिनेशन बनाई है, जो कि मतलब हमारी ऑफिशियल डेफिनेशन भी हम देखेंगे, बट मैं इससे आपको समझा देती हूँ। ट्रेड यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि वर्कर्स की बनाई जाती है। ठीक है, वर्कर्स और एम्प्लॉयज होते हैं जो कि नीचे लेवल पे जो लोग काम करते हैं, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है ताकि उनके ना उनको जो राइट्स है, उनके जो उनका इंटरेस्ट है, उसे प्रोटेक्ट कर सके, टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट देयर कलेक्टिव इंटरेस्ट। जो सबका एक कॉमन इंटरेस्ट है, उनका सबका, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते, उनके साथ कुछ गलत ना हो, इस चीज का ध्यान रख सके। सच एज बेटर वर्किंग कंडीशंस, जैसे उनकी बेटर वर्किंग कंडीशंस के ऊपर, हायर वेजेस की, उनको वेजेस जो है वो सही मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, जो जितना वो काम कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग, इम्प्रूव बेनिफिट्स। The primary purpose of a trade union is to negotiate with employers on behalf of its member to achieve favorable terms and conditions of employment. तो जो प्राइमरी फोकस है, ठीक है, जो प्राइमरी पर्पस है, इसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव जो ट्रेड यूनियन का है वो है कि आपको नेगोशिएट करना होता है, यानी कि इनकी तरफ से, जैसे पूरी ऑर्गेनाइजेशन है ट्रेड यूनियन, पूरी एक, इसमें कई सारे लोग हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, राइट। तो उसमें से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव आपका खड़ा होगा, जो भी आपका कॉमन इंटरेस्ट है। जैसे ग्रुप ऑफ पीपल ने ये डिसाइड किया कि उनके वेजेस थोड़े बढ़ाए जाए क्योंकि उनका काम बढ़ाया गया है, तो उस बेस पे एक ये नहीं कि सारे ही पहुंच जाएंगे बॉस से बात करने के लिए। जो भी अथॉरिटेटिव पर्सन है उससे बात करने के लिए, यानी कि जो वेजेस बढ़ाएगा उससे बात करने के लिए, उनकी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, जो कि उनसे बात करेगा, उनके बिहाफ पर, पूरी ट्रेड यूनियन के बिहाफ पे नेगोशिएट करेगा, टर्म्स एंड कंडीशंस तय करेगा, ताकि वर्कर्स के साथ भी गलत ना हो और किसी और को भी नुकसान ना हो। तो इसी अकॉर्डिंग ट्रेड यूनियन चलता है, और इसीलिए ट्रेड यूनियन बनाया भी जाता है, ताकि जो लेबर्स है, एम्प्लॉयर्स है, इनकी बातों को सुना जाए, कोई सुने समझे रखे। क्योंकि जो कहते हैं ना बंद मुट्ठी, तो मतलब if there are so many people together talking on the same thing or want the same thing, कोई एक ही चीज चाह रहे हैं सारे के सारे, तो definitely this thing will happen, right। ना एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। अ ग्रुप ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स फेसिंग लॉन्ग वर्किंग आवर्स, जैसे एक ग्रुप ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स है, जो काफी बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे थे क्योंकि उनका वर्किंग आवर बहुत लंबा था, लो वेजेस एंड इनएडिक्वेट सेफ्टी, तो ये सारे उनको इश्यूज थे। So, frustrated with their working conditions, they decide to form a trade union. तो वो इतना परेशान हो चुके थे अपने वर्किंग कंडीशन से, तो उन्होंने ट्रेड यूनियन बनाया ताकि उनकी बात रखी जाए, सुनी जाए। द यूनियन इलेक्ट्स रिप्रेजेंटेटिव, और सबने मिलकर एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया, जो कि नेगोशिएट करे, जाके आगे बात करे उनके बिहाफ पे, मैनेजमेंट से, फैक्ट्री मैनेजमेंट ऑफ बिहाफ ऑफ ऑल वर्कर्स। So, through collective bargaining, the trade union may negotiate for shorter working hours, increased wages, and improve safety protocols. The process involve discussion, compromise। ठीक है, अब ये कलेक्टिव बार्गेनिंग है। पहले तो ये जो डिसीजन जो था कि हमें ये प्रॉब्लम है इसमें, ये बहुत सारे लेबर्स का डिसीजन था कि हम चाहते हैं कि ट्रेड यूनियन बनाएंगे, एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करेंगे और वो जाके बात करेगा हमारे बिहाफ पे। तो एक तरीके से कलेक्टिव बार्गेनिंग हो गया कि बहुत सारे लोगों मिलके बार्गेन करना चाह रहे हैं इस चीज के ऊपर, एक पर्सन इंडिविजुअल का इशू नहीं था ये। देन द प्रोसेस इन्वॉल्व, और इस प्रोसेस में क्या क्या हुआ था, डिस्कशन हुआ था, बैठ के अथॉरिटी से डिस्कस किया गया था, कॉम्प्रोमाइजेस हुए थे, एक अग्रीमेंट पे रीच किया गया था, दैट एक्सेप्टेबल टू बोथ द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट। एक ऐसे उस पे आए थे, कॉम्प्रोमाइज करके थोड़ा सा उन्होंने एडजस्ट किया, थोड़ा सा लेबरर्स ने एडजस्ट किया, कि एक ऐसे एक पॉइंट पे आए थे, रिजल्ट पे आए थे, दोनों पार्टीज जो है एडजस्ट करके एक अग्रीमेंट पे पहुंच पाए, एक्सेप्ट कर पाए। नेक्स्ट, अब ये सारी ऑफिशियल डेफिनेशंस आ गई हैं, मैंने आपको ट्रेड यूनियन का मीनिंग वैसे अच्छे से समझाई दिया ऑलरेडी। ठीक है, तो ये आई विल से कि आप एक बार ये डेफिनेशन पढ़ लेना, और इसका एकदम सेम मीनिंग है, मैंने बस सिंपल वर्ड्स में आपको पहले समझा दिया है। देन ट्रेड यूनियन एक्ट, अब ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के बारे में देख लेते हैं। द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 इज अ की पीस ऑफ लेजिस्लेशन। ठीक है, ये एक एक्ट था, एक लॉ था इंडियन, दैट प्रोवाइड्स अ लीगल फ्रेमवर्क, एक लीगल फ्रेमवर्क, एक स्ट्रक्चराइज फ्रेमिंग होती है इसके अंदर, कि क्या इसमें सब लिखा होता है, बता रखा होता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो ट्रेड यूनियन को फॉलो भी करने होते हैं और उनके इंटरेस्ट के लिए अच्छे भी होते हैं। ठीक है, इसमें कई सारी चीजें स्ट्रक्चराइज कर रखी है, जो कि लीगल है,
वैलिड है, और इसे जो आपका बॉस है, जो भी अथॉरिटी पर्सन है, वो भी मना नहीं कर सकता है। और इसमें मतलब जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो ट्रेड यूनियन को खुद करनी दिखानी पड़ती है, ड्यूटीज है उनके और उनके राइट्स की प्रोटेक्शन है। ठीक है, दिस एक्ट सेट्स आउट द rights and responsibilities of these organizations. It established guidelines. ठीक है, गाइडलाइन एस्टैब्लिश करता है ये फॉर द रजिस्ट्रेशन, यानी कि ट्रेड यूनियन बनाते टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं हम, कैसे बनाते हैं रजिस्ट्रेशन, इंटरनल डेमोक्रेसी, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, इंश्योरिंग द ट्रेड यूनियन ऑपरेट विद इन द लीगल पैरामीटर्स। यानी कि जो लीगल, ये ना हो कि जिसने भी जिनका मन किया 4 जनों ने मिलकर ट्रेड यूनियन बना ली, देयर शुड बी लीगल एक पूरा तरीका होता है, प्रोसीजर होता है, रूल्स होते हैं, एक लाइक प्रोसेस होता है, स्टेप्स होते हैं, यू नीड टू फॉलो टू मेक अ ट्रेड यूनियन एंड टू रन इट। सो नाउ हमने ट्रेड यूनियन का जो एक्ट की डेफिनेशन है वो हमने समझ लिया। नाउ द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 इज एन इम्पॉर्टेंट लॉ इन इंडिया दैट डील्स विद हाउ ट्रेड यूनियन यानी कि ग्रुप ऑफ वर्कर्स कैन बी क्रिएटेड एंड ऑपरेटेड, कैसे बनेंगे, कैसे ऑपरेट होंगे, चलेंगे कैसे, इन सब चीजों की हम एक सिंपल एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, जो इसी एक्ट के अंदर आता है। ट्रेड यूनियन रजिस्टर कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप रजिस्टर नहीं कराओगे, आपको एक लीगल आइडेंटिटी आपके ग्रुप को नहीं मिलेगी, यू विल नॉट कॉल इट ट्रेड यूनियन, और फिर अपनी बातें आप नहीं रख पाओगे, आप कलेक्टिव बार्गेनिंग उस हक से नहीं कर पाओगे जिस हक से आप ट्रेड यूनियन में अगर हो तब कर सकते हो। So what it means, union can choose to officially register themselves। एक तो आप अपनी मर्जी से चूज करोगे रजिस्टर करवाना, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता, इट इज नॉट मैंडेटरी। आपको फील होता है आपको अपनी बात रखनी है, आपको एक लीगल आइडेंटिटी चाहिए, आपको एक लीगल रिकॉग्निशन चाहिए, तो यू नीड टू गेट रजिस्टर्ड। ठीक है, व्हाट इट मैटर्स, being registered gives a union legal recognition and benefit। तो आप रजिस्टर कराओगे तो आपको एक लीगल recognition मिलेगा, और एक्ट के अंदर जितने भी बेनिफिट्स रूल्स जो आपके हित में बने हैं उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा, और आप नहीं कराओगे तो वो आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। Definition of trade union, what it means, a trade union is a group made, हम definition already पढ़ चुके हैं, बट हम एक्ट के अकॉर्डिंग हम दोबारा कवर कर रहे हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ यूनियन इज अ ग्रुप मेड टू हैंडल इश्यूज, जो भी इश्यूज होते हैं उनको हैंडल करने के लिए ग्रुप बनाया जाता है, जो कि वर्कर और बॉस और या फिर वर्कर्स और बॉस के जो गिले शिकवे होते हैं, रिलेशंस होते हैं, उनको ठीक रखने के लिए। इट कैन ऑल्सो सेट सर्टेन रूल्स फॉर ट्रेड और बिजनेस, और कुछ थोड़े बड़े रूल्स जो होते हैं इसके ट्रेड और बिजनेस के रिलेटेड भी बनाए जाते हैं। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा इन्फो की बात करें हम, तो दिस इंक्लूड एनी ग्रुप मेड अप ऑफ 2 और मोर यूनियंस। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा यूनियंस भी इसमें ऐड हो सकती है, बट इट डजेंट अफेक्ट सर्टेन एग्रीमेंट्स। बट ये कुछ सर्टेन एग्रीमेंट्स, कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं उनको ये इफेक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल कोई पार्टनरशिप अग्रीमेंट है कंपनी का, उन जैसे अग्रीमेंट्स को जिनसे उनका कोई लेना देना ही नहीं है, उनको ये इफेक्ट नहीं कर सकता इसके रूल्स एंड कंडीशन। दीज रूल्स आर जस्ट लाइक बिटवीन द वर्कर एंड बॉसेस, या फिर अमंग कह सकते हैं हम। ठीक है, recognition of trade union, इसका बैकग्राउंड समझ लो इन वन लाइन। In 1947 there was a plan to make it compulsory for unions to be recognized। ठीक है, 1947 में एक recognize करना उनको, मतलब इन्हें रजिस्टर करना ही होगा, ये कंपल्सरी हुआ करता था, बट ये ऐसा नहीं हुआ, ये कभी भी मैंडेटरी नहीं हुआ है एज अकॉर्डिंग टू द लॉ। देयर इज नो रूल दैट फोर्सेज एम्प्लॉयर्स टू रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन। ये अपनी मर्जी है, आपको अपना ट्रेड यूनियन रिकॉग्नाइज करना है नहीं करना है, एज सच इसका कोई मैंडेटरी लॉ नहीं है। Now, applicability across India, कहाँ का ये एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ये पूरी इंडिया में एप्लीकेबल है, यूनिफॉर्म लॉ है, हर जगह पे सेम होगा। ठीक है, एक्सेप्ट लिविंग जम्मू एंड कश्मीर। देन दिस लॉ इज लाइक अ गाइड बुक, ये एक लाइन में मैं आपको समझा देती हूँ, ये लॉ जो है ट्रेड यूनियन एक्ट जो है एक गाइड बुक है। ठीक है, जो बताता है कि हाउ टू बी ऑफिशियल, व्हाट दे कैन डू एंड वेयर द रूल्स अप्लाई, कहाँ कहाँ अप्लाई होंगे रूल्स, क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या राइट्स होते हैं वर्कर्स के, कैसे कैसे क्या क्या एक्शंस ले सकते हो आप किन किन सिचुएशन में, एंड द स्टेप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, हाउ टू गेट ऑफिशियली रजिस्टर्ड, तो सब चीजें। ठीक है, इट्स अ गाइड बुक। Definition clause section 2H, ट्रेड यूनियन डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट अगेन। ठीक है, बस इतना मैं आपको बता देती हूँ, ट्रेड यूनियन एक वॉलेंटरी आपको करना पड़ता है, आपको अपनी मर्जी से ट्रेड यूनियन रजिस्टर करानी पड़ती है, इसमें कुछ फोर्स वाला रूल नहीं है, कुछ मैंडेट नहीं है। तो ये इसमें इसका एक एग्जांपल दे रखा है
कि a group of factory workers deciding to formally register their trade union under trade union act। तो आप ट्रेड यूनियन एक्ट के अंडर वो जो फैक्ट्री के वर्कर्स थे, ग्रुप ऑफ वर्कर्स, उन्होंने डिसाइड किया था कि वो अपना ट्रेड यूनियन रजिस्टर कराएंगे। सो दिस रजिस्ट्रेशन ग्रांट देम लीगल रिकॉग्निशन। तो ये जो रजिस्ट्रेशन है इससे क्या होता है, इनको लीगल रिकॉग्निशन मिलती एंड बेनिफिट्स, इनको कुछ बेनिफिट्स मिलते और इनको पावर मिलती कि वो अपनी कलेक्टिव वॉइस उठा सकते हैं किसी मैटर पर जो उनको इशू आ रहा है वर्क प्लेस में, और उसके लिए बोल सकते हैं, बता सकते हैं दैट आप प्लीज इन चीजों पे वर्क कीजिए वरना हम ऐसी सिचुएशंस में काम नहीं करेंगे, समथिंग लाइक दैट। एंड वो एक नेगोशिएट करके एक पॉइंट पर आ सकते हैं जहाँ पे उनकी अथॉरिटी, हाई अथॉरिटीज भी ओके हो एंड वो भी ओके हो। देन ट्रेड डिस्प्यूट डेफिनेशन। अ ट्रेड डिस्प्यूट, अब डिस्प्यूट से आप मीनिंग समझ लो। डिस्प्यूट का मतलब होता है ना कुछ इश्यूज हो जाना, मतभेद हो जाना, लड़ाई। ये लड़ाई भी इन द सेंस नॉट लाइक हाथापाई, बट कुछ इश्यूज हो जाना, बेसिकली डिस्प्यूट्स। अ ट्रेड डिस्प्यूट्स रेफर टू अ डिसएग्रीमेंट, कि डिसएग्रीमेंट हो रहा है जहाँ पे आपकी राय नहीं मिल रही है, कुछ कुछ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स के बीच में, टिपिकली इन्वॉल्विंग इश्यूज रिलेटेड टू, किस टाइप के इश्यूज हो सकते हैं, कंडीशंस, वर्किंग एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, वेजेस, वर्किंग आवर्स, या फिर ऐसे कुछ भी एम्प्लॉयमेंट जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। सो ट्रेड डिस्प्यूट कैन अराइज व्हेन देयर इज अ परसीव्ड वायलेशन, यानी कि एक लगातार एक बहुत उसमें वे में एक काफी ज्यादा वायलेट हो रहा हो वर्कर्स का राइट, और जो है वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स ये सब एक अग्रीमेंट पे रीच ना कर पा रहे हो, कंक्लूजन पे रीच ना कर पा रहे हो, नेगोशिएट ना कर पा रहे हो, दोनों ही पार्टीज को ओके ना हो, ना वर्कर्स को ना ही अथॉरिटीज को, कि नहीं दिस इज नॉट द वे यू शुड वर्क और दिस इज नॉट द वे हाउ वी आर गोइंग टू वर्क, तो उस सिचुएशन में ट्रेड डिस्प्यूट माना जाता है। ठीक है, फिर भी एक इजी लैंग्वेज में आपको फटाफट समझा देती हूँ। ट्रेड डिस्प्यूट इज लाइक अ डिसएग्रीमेंट और प्रॉब्लम दैट हैपन बिटवीन वर्कर्स यानी कि एम्प्लॉयज एंड देयर बॉसेस अबाउट थिंग्स रिलेटेड टू वर्क। दिस कुड बी अबाउट थिंग्स लाइक पे, वर्किंग आवर्स एंड अदर कंडीशंस एट वर्क। ठीक है, अब एक सिचुएशन है, एग्जांपल समझ लो आप इसे, वेयर वर्कर्स फील दे आर नॉट बीइंग ट्रीटेड फेयरली। ठीक है, एक सिचुएशन है जहाँ पे वर्कर को लगता है कि उन्हें फेयरली नहीं किया, ट्रीट नहीं किया जा रहा है। मे बी दे वांट मोर मनी और बेटर वर्किंग कंडीशंस, उनको ज्यादा मनी चाहिए थे। उस सिचुएशन में ऐसा होगा कि वर्कर्स जितना काम कर रहे थे उस अकॉर्डिंग उनको ज्यादा पैसे चाहिए थे और अच्छी वर्किंग कंडीशंस चाहिए थी। सो वो अपने बॉस से बात करेंगे, बट अगर तब भी उन्हें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो वो एक ट्रेड डिस्प्यूट बन जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल टॉक टू देयर बॉसेस, इफ तब भी उन्हें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, उनके बॉस उनकी बात नहीं सुनते, तो वो एक ट्रेड डिस्प्यूट में आ जाएगा। ठीक है, अब आपको अगर इस इशू को सॉर्ट करना है तो बहुत वर्कर्स एंड बॉसेस माइट हैव डिस्कशन और नेगोशिएशन। ठीक है, दे मे ट्राई टू फाइंड अ कॉम्प्रोमाइज which is a solution that everyone can agree on। नाउ कम्स ट्रेड यूनियन के अंदर हम बात करेंगे ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में। जो इसमें हम, मैंने शायद मैं लिखना भूल गई एक ब्रैकेट में, इसमें मैं ये चीज लिख देती हूँ। जो ट्रेड डिस्प्यूट है ना, उसके हम बारे में, उसके रिलेशन में हम बात करेंगे इस एक्ट की, द ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926 इन रिलेशन टू ट्रेड डिस्प्यूट। ठीक है, क्योंकि हमने इसको एक्ट को तो ऑलरेडी अच्छे से देख लिया था, ट्रेड डिस्प्यूट के इस एक्ट के रिलेशन में हम बात करेंगे। अब ये क्या है, इट्स लाइक अ रूल बुक। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको स्लाइड समझा रही हूँ। इट्स लाइक अ रूल बुक फॉर ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियंस के लिए एक रूल बुक होती है ये, विच आर ग्रुप्स ऑफ वर्कर्स। दिस रूल बुक सेज दैट दीज वर्कर ग्रुप्स हैव द राइट, इनके पास राइट है कि वो एक्शन ले सकते हैं एक साथ किसी भी चीज पे जो उन्हें ठीक नहीं लग रही है, यानी कि वर्कर्स की बात कर रहे हैं हम। और वो एक्शन क्या हो सकता है, जैसे स्ट्राइक हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है धरना देना, ये सब चीजें नहीं होती, लॉकआउट्स हो गए, इन चीजों के ऊपर बहुत ही डिटेलिंग में आगे चल के वीडियोस आएंगी, तो प्लीज उन्हें मिस मत करना, पार्ट ऑफ सिलेबस है और उनके ऊपर, इनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं। टू गेट व्हाट दे नीड और सॉल्व प्रॉब्लम्स एट वर्क, द एक्ट एक्सप्लेन्स हाउ दीज एक्शन शुड हैपन। एक्ट क्या बताता है कि ये एक्शंस जो है वो किस तरीके से होंगे, जो भी लीगल एक्शंस लिए जाएंगे अगेंस्ट एनीथिंग, वो किस तरीके से अंजाम दिए जाएंगे, बेसिकली कि किस तरीके से उनका प्रोसीजर होगा, बिकॉज हर चीजों को एक लीगल दायरे में रह के, लीगल लिमिटेशंस में रह के करना होता है, कुछ भी हम इलीगल नहीं कर सकते, नॉट इवन वर्कर्स। इट आउटलाइंस द राइट स्टेप्स
to start and end these group actions, making sure everyone follow the rules. This helps prevent long lasting problems. ठीक है, ये क्या करता है, लंबी लंबी जो प्रॉब्लम्स चली आ रही है ना, और लंबा सॉल्यूशन ढूंढता है इन चीजों से. एंड डिस्ट्रप्शंस एट वर्क, जो भी डिस्टर्बेंस होती है वर्क में, जो भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा है उस चीजों के ऊपर भी, एज ए स्ट्रक्चर्ड वे to solve disagreement and keep things fair for both workers and employers. तो इस एक्ट के थ्रू एक स्ट्रक्चराइज वे मिल जाता है ना, कि आपको किस तरीके से वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स की जो इश्यूज है उनको सॉल्व करने हैं. और अगर नहीं सॉल्व होते हैं, वो ट्रेड डिस्प्यूट में जाता है, तो वर्कर्स के पास राइट है कि वो स्ट्राइक पे जा सकते हैं, लॉकआउट्स कर सकते हैं. ठीक है, यानी कि धरना वरना दे देना, काम बंद कर देना, लॉक ताला लगा देना फैक्ट्रीज में, दीज काइंड ऑफ थिंग्स. तो अगर वो काम नहीं करेंगे वर्कर्स, एक दिन, 2 दिन, हफ्ता भर, जब तक उनकी डिमांड्स पूरी नहीं होती है, तो उस केस में भी कंपनी एक मतलब परेशान हो जाती है, क्योंकि उनका लॉस हो रहा होता है. उस टाइम पे काम होता है बट काम हो नहीं रहा होता है. तो वर्कर्स का तरीका है अपनी बातों को मनवाने का, विच इज लीगल. देन let's come to the case. In a case called national organization, ठीक है, इसे मैंने हाईलाइट नहीं किया है, इसलिए मैं अंडरलाइन कर रही हूँ. नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स, फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993. इसमें बस छोटी सी एक्सप्लेनेशन अगर मैं ये दूं कि कोर्ट ने इसमें क्या किया था, कि जो फेडरेशन है वो कंसिडर नहीं की जाएगी ट्रेड यूनियन, अगर उसे ऑफिशियली रजिस्टर नहीं कराया जाता ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंडर. फेडरेशन को अगर रजिस्टर कराया जाएगा ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंडर, तभी उसे एक ऑफिशियल ट्रेड यूनियन काउंट करेंगे, कंसिडर करेंगे. फेडरेशन का मतलब मैंने इसलिए अलग से लिखा है, फेडरेशन इज लाइक अ गैदरिंग और ग्रुप, यानी इकट्ठे होना, एक गैदरिंग होना, ग्रुप होना, जो दैट ब्रिंग्स टुगेदर स्मॉलर ग्रुप्स, छोटे छोटे ग्रुप्स को इकट्ठा करते हैं साथ में, या फिर ऑर्गेनाइजेशंस को इकट्ठा करते हैं जिनका सेम इंटरेस्ट होता है. ठीक है, जैसे कि कुछ अलग अलग जगह से वर्कर्स है, अलग अलग जगह से, अलग अलग फैक्ट्री से वर्कर्स है, जिनका एक ही चीजों के ऊपर वो है, एक सेम इंटरेस्ट के ऊपर उनका इशू है, कि हमारा पे स्केल बढ़ाओ, या फिर कुछ भी, कि हमारी वर्किंग कंडीशन या हमारे वर्किंग आवर्स बढ़ाओ, आप ऐसा लॉ लेकर आओ कि वर्कर्स को भी हफ्ते में एक छुट्टी मिलनी चाहिए, समथिंग लाइक दैट. तो सेम इंटरेस्ट, एक कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर दे आर कमिंग टुगेदर. ठीक है, इन दिस केस इट्स लार्जर ऑर्गेनाइजेशन दैट इंक्लूड्स डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ बैंक वर्कर्स. तो ये जो हमारा जो केस था ना, इसके अंदर ना बैंक के वर्कर्स इकट्ठा होते, इस जगह तरह अलग अलग ग्रुप के लोग बैंक के वो इकट्ठे हुए थे. ठीक है, नाउ सिंपल एक्सप्लेनेशन की बात करें हम, तो इमेजिन देयर वाज अ बिग ग्रुप, एक बड़ा ग्रुप है रिप्रेजेंटिंग बैंक वर्कर्स, एंड इट वाज पार्ट ऑफ अ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स. तो इसमें क्या था, एक बड़ा ग्रुप था जो बैंक वर्कर्स का, जो कि पार्ट ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन था, जिसे कहते थे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स, फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म. द कोर्ट सेड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ट्रेड यूनियन, अगर आप चाहते हैं कि आपको ट्रेड यूनियन का औहदा मिले, लाइक ट्रेड यूनियन कहा जाए आपको, तो इतने बड़े ग्रुप को, यानी कि इतने बड़ा ग्रुप था इसलिए फेडरेशन में आ गए, कोई छोटी मोटी फैक्ट्री का या कोई छोटा मोटा एक ही बैंक का ग्रुप नहीं था वो. तो उसे आपको आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा अपने आप को ऑफिशियली अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926. सो दैट्स इट इन दिस वीडियो. आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी. मैंने कोशिश की है बेस्ट एग्जांपल इलिस्ट्रेशन से आपको समझा सकूं इन वेरी सिंपल एंड इजी लैंग्वेज. ठीक है, सो आई होप आपको समझ आई होगी. लाइक करना मत भूलना, कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज. बहुत आपके एक एक सब्सक्राइब से बहुत ज्यादा हेल्प होती है. एंड बाकी कमेंट बॉक्स इज ओपन, आपको कुछ भी सजेशन अपने हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं.